लाइट बंद करनी है, कर दे बेटा बंद लाइट। टॉपिक है बेटा एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान से सुनना। चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म कर रहे हैं हम। ये बेटा एक ये रेक्टेंगुलर कॉइल है PQRS। PQRS इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल। से दिस इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल। ये मान लो ये रेक्टेंगुलर स्टेप ऐसे वायर लपेटी हुई है बाहर। इसको मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा ऐसा बेंट करके रखा हुआ है, थोड़ा ऐसा बेंट करके रखा है। रेक्टेंगल जैसा नहीं लग रहा ना ये, क्योंकि इट इज स्लाइटली बेंट एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है। वैसे मैग्नेटिक फील्ड तो हम अंदर की तरफ बनाते हैं या बाहर की तरफ बनाते हैं। मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हॉरिजॉन्टली जा रही है और उसके साथ ये थीटा एंगल पर आपका रेक्टेंगुलर कॉइल रखा गया है। तो हमें पता करना है कि जब आप रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड पे रखोगे पुट एट सम एंगल, तो रेक्टेंगुलर कॉइल बिगिंस टू मूव इन दिस डायरेक्शन, ऐसे ऐसे घूमने लग जाती है। तो उसमें टॉर्क लगता है, इट रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। इस एक्सिस के अलोंग बीच में से ऐसे ऐसे घूमने लग जाएगी। इसमें चारों साइड पर चार अलग अलग फोर्स लगेंगी। इस वाली साइड पे मान लो फोर्स लग रहा है F1, यहाँ F2, यहाँ F3 और यहाँ F4। ये चार फोर्सेस लग रहे हैं। अब इन चार फोर्स में ऐसा क्या हुआ कि वो इधर ही घूम रही है, ऐसे ऐसे नहीं घूम रही। तो आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे। देखो करंट जा रहा है ऊपर, मान लो करंट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो FBI आपको याद है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फोर्स फील्ड करंट। तो अभी आप लर्न कर लो अप्लाइंग दिस रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फोर्स फील्ड करंट। फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट ऊपर है। देखो करंट ऊपर है और फील्ड अंदर जा रही है इनटू द प्लेन। इस केस में ऐसे दिख ऐसे रही है, वो इनटू द प्लेन है। तो फोर्स फील्ड करंट में आपको देखो थंब किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो फोर्स यहां लगेगा। ऐसे चारों साइड में आप जब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो आपको ये फोर्स की डायरेक्शन मिलेगी। फर्स्ट वाला जो फोर्स है वो इधर आएगा, सेकंड फोर्स बाहर, थर्ड फोर्स भी बाहर और फोर्थ वाला भी बाहर। तो आप इसमें देखो जो F1 और F3 है वो इक्वल एंड अपोजिट है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो जो नेट टॉर्क लगेगी वो इधर फ्रॉम F2 और फ्रॉम F4। ठीक है, तो हमें हमें पता है भाई फोर्स का क्या फॉर्मूला होता है ऑन अ वायर। फोर्स ऑन अ वायर इज बिल साइन थीटा। Since it is placed at right angles, this current and magnetic field both are perpendicular। ये सारे perpendicular, तो इनके बीच का एंगल 90 होगा। तो मैक्सिमम फोर्स यानी F2 F4 की जो वैल्यू होगी, F2 F4 की बात कर रहे हैं हम, वो बिल साइन थीटा होगी। तो साइन 90 तो 1 होता है, तो नेट फोर्स जो बनेगा वो बिल बनेगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कोई भी फोर्स ले लो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फोर्स आप चाहे F2 ले लो चाहे F4 ले लो, दोनों सेम, दोनों लेंथ के अलॉन्ग लग रहे हैं। ठीक है, ये दोनों कैंसिल नहीं करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि ये सेम लाइन में नहीं है, ये सेम लाइन में थे और इक्वल एंड अपोजिट है, इसलिए कैंसिल हो गए। तो फोर्स की वैल्यू तो यही डाल देंगे। हमें दो चीजें निकालनी है, फोर्स और डिस्टेंस। बस ये डेरिवेशन इतनी सी है। पहले फोर्स तुमने निकाल लिया है, अब बचा डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए आप क्या करना, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, यहां पे मैं नाम दे देता हूं डी। ये ट्रायंगल RSD, RSD मैं बना रहा हूं दोबारा से। ये 90 है, RS और D। ये एंगल कितना डिग्री था, थीटा। ये ब्रेड आपको पता है, ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। ब्रेड्थ की वैल्यू आपने क्या मानी है, स्मॉल b। लेंथ की वैल्यू आपने स्मॉल l मानी है रेक्टेंगल की। तो दिस इज ब्रेड। तो हमें निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमें चाहिए क्या, चाहिए फोर्स चाहिए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। फोर्स तो ये रहा, अब RD चाहिए हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहां से मिल जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, साइन थीटा। तो RD की वैल्यू कितनी आई, B साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों वैल्यू डाल दो। तो फोर्स की वैल्यू ये डाल देते हैं बिल, फोर्स की वैल्यू डाल देते हैं बिल, और RD की वैल्यू कितनी डाल देते हैं, B साइन थीटा। तो RD की वैल्यू भी इधर पुट कर देते हैं। फोर्स की वैल्यू हमारी हो गई BIL और RD की वैल्यू कितनी हो गई, B साइन थीटा। तो ये जो लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ को क्या बोलते हैं, एरिया। तो टॉर्क का ये वैल्यू आई BIA साइन थीटा। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। अब मान लो ये तो एक ही कॉइल है, अगर इसमें बहुत सारे टर्न्स होते हैं, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, में कॉइल के मान लो बहुत सारे टर्न्स होते, तो आप इसे n से मल्टीप्लाई कर दोगे ना। नंबर ऑफ करंट, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा तो n बढ़ जाएगा ना यहाँ पे। तो n से मल्टीप्लाई करके आप फॉर्मूला याद कर लेना, बीना साइन थीटा।
एन से मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा, वीना, इसमें एन और आ गया ना, तो उसको अरेंज करके ऐसे याद हो जाएगा। टॉर्क का क्या फॉर्मूला बना, वीना साइन थीटा। एक फॉर्मूला और याद रखना है आपको, मैं आपको यहाँ पे एक अलग से बताता हूँ, ये टॉपिक से पहले आप चाहे बाद में अलग से लिख लेना, उसे जरा ध्यान से सुनना। बेटा एक कंसेप्ट है वीना साइन थीटा से पहले एक बात बता रहा हूँ मैं, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मूवमेंट। ये आप अलग से नोट करके कहीं पे लिख लेना, दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मूवमेंट। ध्यान से सुनना इधर, मैग्नेटिक मूवमेंट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम और म्यू। कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और म्यू से डिनोट करते हैं। तो ये होता क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है कितना करंट कितने एरिया में इंक्लोज है, मतलब आई इंटू ए। अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है और एन नंबर ऑफ टर्न्स, एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, एन नंबर में एन से और मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, एन आई ए। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, कितना करंट कितने एरिया में इंक्लोज है उसे मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं। एसआई यूनिट आप यहां से मैग्नेटिक मूवमेंट की निकाल सकते हो, बताओ। करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पेयर, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर एरिया की, तो यूनिट क्या हुई, एम्पेयर मीटर स्क्वायर। तो यहां इसका इस्तेमाल होगा टॉर्क में। ये जो एन आई ए है, इन तीनों को हटाकर एम लिख सकते हैं ना सिंपली, तो यहाँ जो ये एन आई ए दिख रहा है इसको हटाओ, एन आई ए तीनों हटा दो, हटाकर क्या लिख सकता हूं मैं, एम। तो बी एम साइन थीटा, बेटा टॉर्क का एक ये भी फॉर्मूला बना। बी एम साइन थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बी क्रॉस एम, इट इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, तो ये टॉर्क का एक्सप्रेशन आता है बी क्रॉस एम। अच्छा, फिर इसमें नोट करके आप लिख लेना कि भैया मैक्सिमम टॉर्क कब लगता है और मिनिमम टॉर्क कब लगता है। आपको पता दिख ही रहा होगा, मैक्सिमम टॉर्क किस कब लगेगा, कि जब थीटा कितना डिग्री हो, 90। मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू बीना ही होगी ना, बीना, क्योंकि साइन 90 तो 1 हो जाएगा। और मिनिमम कब लगेगा, जब 0 डिग्री या 180 डिग्री हो। तो थीटा जब 0 डिग्री होगा तो टॉर्क की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि साइन 0 क्या होता है, 0। सिंपल सी डेरिवेशन है, समझ में आ गई। क्या करना है, टॉर्क निकालना है, तो फोर्स चाहिए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसमें 4 फोर्स हैं, 4 में से आपने बोला जी 2 ने तो कैंसिल कर दिया, बचे 2, या ये। तो फोर्स जो लगेगा या तो F2 के अलॉन्ग या F4 के, ऐसे ऐसे घूमेगा ना रेक्टेंगुलर कॉइल, विल मूव अराउंड इट एक्सिस। ठीक है, तो टॉर्क का ये फॉर्मूला आया, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना हुआ आपने निकाला बिल, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से निकाला बी साइन थीटा। फोर्स डाल दो, बी साइन थीटा, डिस्टेंस डाल दो, लेंथ इनटू ब्रेड्थ को एरिया बोलते हैं। एन नंबर ऑफ टर्न्स के लिए एन से मल्टीप्लाई कर दो करंट को, तो ये बीना साइन थीटा बन गया। टॉर्क का फॉर्मूला बीना साइन थीटा। आई एन ए को मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं, है ना, आई एन ए को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है बेटा, तो पॉज कर दो, यहां तक लिख लो आप, पॉज कर ले बेटा, जल्दी से। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ध्यान से सुनना। आपसे पूछते हैं पहली लाइन क्या होगी, फर्स्ट लाइन आप पेपर में क्या लिखेंगे कि व्हाट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो आपने लिखना है सिंपली, इट इज अ डिवाइस विच डिटेक्ट द करंट। वो करंट को बताता है कि यहाँ करंट है कि नहीं है। ये मेजर नहीं करता कि कितना करंट है, वो एमीटर करता है। एमीटर मेजर दी मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, गैल्वेनोमीटर ओनली डिटेक्ट्स दी करंट इन दी सर्किट, वेदर इट इज वेदर द करंट इज फ्लोइंग और नॉट, बस इतना पता करता है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वो सब जरा ध्यान से सुनिए। पहले आप कंस्ट्रक्शन सुनिए। अच्छा, प्रिंसिपल ये है, प्रिंसिपल है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का कि व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अभी आपने देखा था रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो क्या हुआ, रेक्टेंगुलर कॉइल में टॉर्क लगी और वो घूमने लग गया। यही इसका प्रिंसिपल है कि जब कोई करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड उस करंट कैरिंग कॉइल पर टॉर्क लगाएगी और वो रोटेट करने लग जाएगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इसका ये है कि इसमें एक सिलेंड्रिकल कोर होता है। ये आपको सिलेंडर जैसा नहीं दिख रहा होगा, ये आपको स्फेयर जैसा दिख रहा है, लेकिन ये सिलेंडर है। कैसे, उसका आपको फ्रंट साइड दिख रहा है, सिलेंडर इस तरह से है अंदर से बाहर की तरफ, तो आपको खाली ये बाहर वाला फेस दिख रहा है। तो इट इज अ सिलेंड्रिकल कॉइल, सिलेंड्रिकल कोर मेड अप ऑफ आयरन, ये आयरन का कोर होता है। इसके ऊपर कॉपर की वायर इस तरह से वाइंड की जाती है, कॉपर की वायर लपेटी जाती है और एक जगह रोक देते हैं वायर को। नीचे इसके एक स्प्रिंग लगी होती है, इसमें एक नीचे स्प्रिंग होती है। इस वायर के एक एंड पे, ये जो वायर है इसके एक एंड पे जॉकी कनेक्टेड होता है। जॉकी आपको पता है, लैब में आपने देखा होगा, एक ऐसा पेन जैसा होता है मटेरियल, वो स्लाइड करा के चेक कराते हैं। इस सिलेंड्रिकल कोर के साथ सेंटर पर एक नीडल अटैच रहती है और एक मीटर रहता है।
मीटर से ये पता चलता है कि भैया इसमें कहाँ तक वो है, कितना अमाउंट में कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है, उसकी स्ट्रेंथ पता चलती है, एंगुलर डिफ्लेक्शन। यहाँ पे रीडिंग लिखी होती है, अलग अलग रीडिंग होती है, इस तरह से यहाँ पे रीडिंग होती है, और ये आपका वो है। अच्छा, इस पूरे सर्किट को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ पोल पीसेज ऑफ अ हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट रखा जाता है, इसके दो पीसेज रखे जाते हैं, नॉर्थ और साउथ। ऐसा हॉर्सशू मैग्नेट इस तरह से मैग्नेट होता है, घोड़े की नाल जैसा, उसका एक तरफ नॉर्थ होता है और एक तरफ साउथ होता है। जैसे एक नॉर्मल बार मैग्नेट होता है वो सीधे होते हैं, इसमें ऐसे हॉर्सशू मैग्नेट होते हैं जो अंदर की तरफ थोड़ा स्लाइटली कर्व्ड होते हैं, ऐसे कर्व्ड होते हैं। तो बोलते हैं ऐसे कर्व क्यों रखा जाता है, ये फ्लैट वाला मैग्नेट क्यों नहीं रखा, नॉर्थ साउथ वाला, ऐसा क्यों नहीं रखा, ऐसा क्यों रखा? बिकॉज दे प्रोवाइड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, दे प्रोवाइड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ये सेंट्रलाइज मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से प्रोवाइड कराते हैं। सारा का सारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी तरफ जा रहा है, सेंटर की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कोर ऑफ द कॉइल पे वो मैग्नेटिक फील्ड को प्लेस कराते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाता है, आपसे पूछेंगे कि यही वाला मैग्नेट क्यों रखा, हॉर्सशू वाला, कॉन्केव वाला, क्योंकि इट प्रोवाइड्स रेडियल मैग्नेटिक फील्ड और ये पैरेलल मैक्सिमम जाके मैग्नेटिक फील्ड लिखती है। अगर ये वाला रखते तो इसमें से कुछ मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट हो जाती, देखो वेस्ट हो रही है, खाली इतनी दूरी लगती बस कोर के ऊपर, बाकी वेस्ट हो जाती। तो अगर ये प्लेन वाला रखते तो यहाँ से कुछ मैग्नेटिक फील्ड हमारी वेस्ट हो जाती, यहाँ पे हमें मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन मूव्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, तो आप इसी तरह से डायरेक्शन दिखाओगे, इधर नॉर्थ उधर साउथ की तरफ। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। क्या क्या था, रेक्टेंगुलर कॉइल, ये आपका सिलेंड्रिकल कॉइल, उसके ऊपर रेक्टेंगुलर तरह की वायर लपेटी जाती है, नीचे एक स्प्रिंग होती है, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, और ये एक बीच में एक नीडल है, और इसके साथ ये एक मीटर लगा है, और साथ में हॉर्सशू मैग्नेट है जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। इसकी थ्योरी बहुत ही सिंपल है। थ्योरी क्या है देखो इसकी, और थ्योरी और वर्किंग आप इसी में एक साथ समझते हैं। मान लो ये जॉकी है, मुझे पता करना है जी इस पेन में करंट है कि नहीं है, तो मैं ये जॉकी लाऊंगा, इस पेन पे टच कराऊंगा, अगर इसमें करंट होगा तो वो करंट धीरे धीरे तार के अंदर चला जाएगा। जब तार के अंदर जाएगा, ये रेक्टेंगल, ये ऐसा दिख रहा है आपको, ये रेक्टेंगल की तरह बाउंड किया जाता है इसके ऊपर। तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल पे जब करंट है उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है, तो वेन एवर अ कॉइल कैरिंग करंट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो दिस कॉइल एक्सपीरियंस सम टॉर्क। तो इस कॉइल पर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या लगेगा, टॉर्क, और ये घूमने लग जाएगा। जब ये घूमेगा तो उसमें जो मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, टॉर्क अभी हमने डिराइव किया, क्या फॉर्मूला टॉर्क का, बीना साइन थीटा, और मैक्सिमम है तो साइन 90 होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम 90 डिग्री पे पड़ रही है सारी मैग्नेटिक फील्ड। तो मैक्सिमम टॉर्क की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, बीना, मैक्सिमम टॉर्क की वैल्यू कितनी आई, बीना। ठीक है, इसको छोड़ दो। जब तब ये घूमने लग जाएगा, ये आपका सिलेंड्रिकल कोर, जब ये घूमेगा तो नीचे की स्प्रिंग भी तो घूमेगी उसी के साथ, तो स्प्रिंग के अंदर भी टॉर्क लगेगा। उस टॉर्क को बोलते हैं रेस्टोरिंग टॉर्क, रेस्टोरिंग टॉर्क इन द स्प्रिंग, restoring torque in the spring will be given as K phi. Restoring torque in the spring will be given as K phi. What is K? What is phi? K is the spring constant and phi is the angular deflection of the spring. K जो है वो कांस्टेंट है स्प्रिंग का, वो देंगे। phi क्या होता है, कितना एंगल घूमी, तो एंगुलर डिफ्लेक्शन इनटू K को रेस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं। ठीक है, एक पॉइंट पे आके स्प्रिंग रुक जाएगी ना, कुछ ही करंट की स्ट्रेंथ होगी ना, एक पॉइंट पे आके ये स्प्रिंग रुक जाएगी, इसके आगे नहीं घूमेगी, तो ये बॉल रुक जाएगी, फिर बॉल को ये रोक देगी, रेक्टेंगल ये आपका सिलेंड्रिकल कोर को ये रोक देगी, तो उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो एट इक्विलिब्रियम देखो वो भी टॉर्क है, ये भी टॉर्क है, ये भी टॉर्क है, तो दोनों टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। कौन कौन बैलेंस कर देगा, मैग्नेटिक टॉर्क बिकम्स इक्वल टू रेस्टोरिंग टॉर्क। तो एट इक्विलिब्रियम मैग्नेटिक टॉर्क बिकम्स इक्वल टू रेस्टोरिंग टॉर्क, मैग्नेटिक टॉर्क रेस्टोरिंग टॉर्क के बराबर हो जाएगा। मैग्नेटिक टॉर्क का क्या फॉर्मूला है, बी ना, और रेस्टोरिंग टॉर्क का क्या फॉर्मूला है, के फाई। यहां तक बात समझ में आई? तो यहां से बेटा आई निकाल लो, आई की वैल्यू निकाल लो। आई की वैल्यू कितनी आएगी, के अपॉन एनबीए इंटू फाइव। ये जो के अपॉन एनबीए है इसको एक कांस्टेंट बोलते हैं, के अपॉन एनबीए को गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट बोलते हैं, इसको जी लिखते हैं, इसको हटाकर जी लिख दो, के अपॉन एनबीए को। तो ये यहीं पे डेरिवेशन ये खत्म होगी। इससे ये पता चला
कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइव, आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइव। ये क्या होता है, ये इससे ये पता चला कि भैया जितना करंट पास कराओगे उतना ही डिफ्लेक्शन होगा। पाई का मतलब डिफ्लेक्शन था ना स्प्रिंग में, ज्यादा करंट पास कराओगे ज्यादा डिफ्लेक्ट करेगी, कम करंट पास कराओगे कम डिफ्लेक्शन। तो यहीं पे खत्म कर देना आपने ये डेरिवेशन, बस इतना सही है मूविंग कॉइल का। सिंपल सा टॉपिक है, कुछ भी खास नहीं है इसमें। मैग्नेटिक टॉर्क निकालो, रेस्टोरिंग टॉर्क निकालो, दोनों को इक्वेट कर दो और ये लाके दिखा दो कि जितना करंट जाएगा उतना ही डिफ्लेक्शन होगा। तो डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट। ठीक है, ये कर लो आप। अब मैं कराता हूँ आपको, लिखो।